हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। ऑप्शन आ है शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन बा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, ऑप्शन सा है व्यवहार परिवर्तन और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। ऑप्शन आ है छात्र को, ऑप्शन बा है शिक्षक को, ऑप्शन सा है अभिभावक और समाज को और ऑप्शन दा है सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता तो सभी को होती है, इसलिए आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन आ है 5, ऑप्शन बा है 2, ऑप्शन सा है 6, ऑप्शन दा है 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है यानी कि 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन आ है विद्यार्थी, ऑप्शन बा है अध्यापक, ऑप्शन सा है विद्यालय और ऑप्शन दा है प्रधानाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है यानी कि विद्यार्थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन आ है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, ऑप्शन बा है सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, ऑप्शन सा है सुविधा अनुसार परीक्षा लेना और ऑप्शन दा है सत्र प्रारंभ से सत्रांक तक विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि सत्र प्रारंभ से सत्रांक तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन आ है 7, ऑप्शन बा है 6, ऑप्शन सा है 3 और ऑप्शन दा है 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा यानी कि 3 हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। ऑप्शन आ है अधिक्रमिक अनुदेशन, ऑप्शन बा है टोली अनुदेशन, ऑप्शन सा है खुली कक्षा कक्ष और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आ है विश्लेषण, ऑप्शन बा है संश्लेषण, ऑप्शन सा है मूल्यांकन, ऑप्शन दा है मूल्यांकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि मूल्यांकना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट क्या है। ऑप्शन आ है प्रश्न पत्र की आधारशिला, ऑप्शन बा है शिक्षण की आधारशिला, ऑप्शन सा है विद्यालय की आधारशिला और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ यानी प्रश्न पत्र की आधारशिला। ब्लूप्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ऑप्शन आ है समस्या का तुरंत हल, ऑप्शन बा है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा और ऑप्शन सा है सिद्धांत का निर्माण करना और ऑप्शन दा है बड़ी से बड़ी समस्या का हल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा यानी समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो ऑप्शन आ है व्यक्तिकरण, ऑप्शन बा है समीक्षा, ऑप्शन सा है प्रत्यारण या ऑप्शन दा है परिकल्पना या उपकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि परिकल्पना उपकल्पना। ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। ऑप्शन आ है निष्कर्ष, ऑप्शन बा है प्रदत्त विश्लेषण, ऑप्शन सा है परिकल्पना निर्माण और ऑप्शन दा है सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है यानी कि निष्कर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो यह प्रश्न आ है स्मृति संबंधी, ऑप्शन बा है विचारोत्तेजन, ऑप्शन सा है तर्क संबंधी और ऑप्शन दा है विकासात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है स्मृति संबंधी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है तो ऑप्शन आ है एनसीसी, ऑप्शन बा स्काउटिंग, ऑप्शन सा है रेड क्रॉस संस्था, ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज यानी कि बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो बहुविकल्पी प्रश्न या एकांतर प्रश्न यानी एकांतर पद या लघुत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि देखिए निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं है। तो आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सा राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन है मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा, प्रतीक मतलब चिन्ह, प्रतीक द्वारा किया जाता है उसे मापन या प्रतीक कहते हैं। जैसे लंबाई को इंच सेंटीमीटर में व या मीटर में, व वजन को तो ग्राम में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो मापन क्या है, मापन देखिए किसी विशेष योग्यता जिस मतलब प्रतीक होता है यानी चिन्ह होता है। जैसे क्या करते हैं कि लंबाई को नापने के लिए हम इंच सेंटीमीटर और मीटर का प्रयोग करते हैं और वजन को तो ग्राम में मापते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले व्यापक का मतलब समझ लेते हैं कि व्यापक का मतलब क्या होता है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा या फैला हुआ, ठीक है, या छाया हुआ। तो व्यापक का अर्थ स्पष्ट करिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेक पक्षों को जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगर आप लोग ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि व्यापक किसको कहते हैं, अब आपको व्यापक का मतलब ही नहीं पता है तो आप सोचेंगे हम इसमें लिखें क्या, और अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, यहाँ पे वैधता है तो वैधता का मतलब क्या होता है। वैधता का मतलब ये होता है विधि के संगत, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिनके लिए वह बनाया गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताएं। तो देखिए, नवाचार का मतलब पहले समझ लेते हैं। नवाचार किसको कहते हैं, तो किसी उत्पाद, प्रक्रियाओं में या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी कि थोड़ा सा बदलाव हो या बहुत बड़ा बदलाव हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको नवाचार कहते हैं। अब देखिए, नवाचार वह विचार है जिसके मापने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, क्रियात्मक शोध होता क्या है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किसी समस्या का तत्कालीन या त्वरित समाधान, यानी कि जल्द से जल्द समाधान। और देखिए क्रियात्मक शोध में क्या होता है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। तो देख लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। तो यानी अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। तो देखिए अवलोकन से क्या तात्पर्य है, तो अवलोकन को समझ लेते हैं। अवलोकन का मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना, और जो है साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू से होता है, ठीक है ना। तो अवलोकन का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखना। तो अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। कौन कौन से दो प्रमुख उपकरण हैं, तो अवलोकन और साक्षात्कार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिकल्पना क्या है, देखिए परिकल्पना को समझ लेते हैं। परिकल्पना अस्थायी विचार या सामान्य व्यवहार से है, ठीक है ना। तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। आप लोग बहुत अच्छे से अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर है, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। सेकंड नंबर पर है, पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। थर्ड नंबर पर है, बालक में मौलिकता का विकास होता है। और फोर्थ नंबर पर है, बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो समाज मितीय मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे हो जाता है। सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है सोशियोग्राम, तथा थर्ड नंबर पर हो जाता है समाज मितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए या लिखिए। तो देखिए समाज के लिए जिन कारणों से मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है वे सामान्य रूप से निम्नांकित है। फर्स्ट नंबर पर है, समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। समाज शिक्षा के लिए स्तर को उठाने का प्रयास करता है, यानी जो शिक्षा होती है वो समाज शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास कर सकती है। और थर्ड नंबर पर क्या है, देखिए मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है तथा सबका आधार शिक्षा व्यवस्था है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। तो जो ये आपकी मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां यानी मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है, तो क्रियात्मक पक्ष से। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्करण आदि सम्मिलित होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। तो ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता
इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सही और सरल समाधान खोज सके। सेकेंड नंबर पर है पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। थर्ड नंबर पर है शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। फोर्थ नंबर पर है कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता से सरलता से सुलझाया जा सके। और फिफ्थ नंबर पर है शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यानी कि देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्नों के प्रकार में आपके हो जाते हैं निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपके हो जाते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न जो बहुत लेंदी लिखे जाते हैं, उनको विस्तार पूर्वक लिखना होता है, ये आपके निबंधात्मक प्रश्न हो जाते हैं। लघु उत्तरीय उससे थोड़े से छोटे होते हैं। और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस जो आप लोगों को बहुत ही छोटे मान के चलिए 25 वर्ड में लिखने होते हैं कम से कम। और उसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें एक राइट होता है, वो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप लोग इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहां के सर्वेक्षण की सहायता से करना। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण की विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन के लिए यह पद्धति विशेष उपयोगी रहती है। इस पद्धति के उपयोग के लिए शिक्षक क्षेत्र विशेष का निर्धारण करता है, या नगर का एक मोहल्ला एक गांव कोई एक क्षेत्र हो जाता है। इसके पश्चात यह निर्णय करना होता है कि वहां किन किन पर्यावरणीय पक्षों के विषय में जानकारी एकत्र की जानी है। अध्ययन के पक्षों के अनुसार विद्यार्थियों को उतने समूहों में विभाजित करके प्रत्येक को संबंधित पक्ष की आवश्यकता सूचना एकत्र करने का दायित्व दिया जाता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वांछित सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाएंगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अपने गांव के मौलिक सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक मानवीय एवं आर्थिक तत्वों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इस पूरे कार्य में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए शैक्षिक नवाचार का महत्व बताएं। तो देश में हो रहे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय परिवर्तन में शिक्षा की नूतन प्रवृत्तियों का महत्व निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। इसमें देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे मूल शिक्षा के चरण को रोकने के लिए। और देखिए सेकंड नंबर पर है सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना। थर्ड नंबर पर है परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली। फोर्थ नंबर पर है अनेक समस्याओं का समाधान। 5 नंबर पर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। और 6 नंबर पर है ज्ञान का स्थायित्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखे। तो देख लेते हैं क्रियात्मक शोध के चरण। देखिए फर्स्ट सोपान है समस्या चयन हो जाता है। सेकंड है सोपान द्वितीय हो जाता है समस्या को परिभाषित करना। थर्ड नंबर पर हो जाता है सोपान तृतीय समस्या सीमांकन। और देखिए सोपान चतुर्थ में हो जाता है सोपान के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण। 5th नंबर पर हो जाता है सोपान पंचम क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। 6 नंबर पर हो जाता है सोपान षष्ठ अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। 7 नंबर पर हो जाता है सोपान सप्तम विश्लेषण। और 8 नंबर पर हो जाता है सोपान अष्टम निष्कर्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन है परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परीक्षण तथा मापन में अंतर
तो CB गुड के अनुसार परीक्षण एक व्यापक शब्द है। यह विद्यालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। और देख लेते हैं, परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। देखिए, परीक्षण और मापन में अंतर देख लेते हैं। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। देखिए, परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है और मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट है, परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और देखिए मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। 4 नंबर पर है, परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमेस्टर पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो सेमेस्टर पद्धति आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी सतत मूल्यांकन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 माह की सेमेस्टर पद्धति को लागू किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। इस विधि में सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्रों को अधिगम करने में आसानी रहती है तथा 6 माह के बाद यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों में किस स्तर पर कमी है। इस पद्धति में सेमेस्टर का परीक्षाफल निकालने का इंतजार न करके तुरंत अगले सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसे अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और देखिए, सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन का क्या तात्पर्य है। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो कि नियमित रूप से छात्रों का किया जाता है, यानी कि नियमित रूप से किया जाने वाला तो क्या कहलाता है, तो सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसके अंतर्गत पुनर्बलन के माध्यम से अपेक्षित सुधार किया जा सकता है। जैसे छात्र प्रतिदिन गृह कार्य करके लाते हैं, उसकी जांच के समय बहुत अच्छा कार्य किया तथा अधिक अच्छा कार्य कर सकते हो एवं लेख पर ध्यान दे आदि वाक्य पुनर्बलन का कार्य करते हैं। वार्षिक मूल्यांकन, देखिए वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत भी छात्रों की पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। जो आपका परिणाम प्रपत्र करना चाहिए आप में अच्छा करने की और योग्यता है और आप प्रथम स्थान पर पहुंच सकते हैं यदि आप इस प्रकार से वाक्यों से छात्रों को पुनर्बलन प्राप्त होता है और अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलोकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताएं। तो इसमें देख लेते हैं, प्रार्थना स्थल की गतिविधि परंपरागत ढंग से विद्यालय में अध्ययन अध्यापन, देखिए प्रारंभ होने से पूर्व ईश्वर प्रार्थना की जाती रही है जिससे केवल एक निश्चित पद का पाठ होता है, लेकिन अब नवाचार के रूप में प्रार्थना स्थल पर निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किए जाने का विभागीय निर्देश है। बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वास्थ्य आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा, उस दिन का प्रमुख समाचार का वाचन, प्रेरणा पत्र सूक्तियों का वाचन, श्रवण, उस दिन के आयोजित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा। सभी भारतवर्ष के विद्यालयों में शिक्षण का प्रारंभ प्रार्थना सभा के साथ ही होता है। प्रार्थना सभा को वर्तमान समय में पूरा महत्व दिया जाता है। प्रार्थना सभा में अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है जो कि छात्रों के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए प्रार्थना स्थल की गतिविधियों
को शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में रखा गया है। प्रार्थना स्थल की जाने वाली गतिविधियां छात्रों के लिए प्रतिदिन नवीन ज्ञान एवं विकास का संदेश देती हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों से आशय है कि सभी विद्यालय के मानवीय संसाधन तथा छात्रों को दिन की क्रियाओं के लिए तैयार करना, अर्थात प्रातःकालीन प्रार्थना द्वारा विद्यालय का वातावरण संतुलित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन एवं आंकलित मूल्यांकन की तुलना कीजिए। ये फ्रेंड्स आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए, रचनात्मक एवं आंकलित मूल्यांकन के भेद को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में रचनात्मक एवं आंकलित मूल्यांकन में भेद स्पष्ट है। शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा सीखने वाले छात्र तथा अध्यापकों को परिपुष्टि मिलती है, जिससे छात्र अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए प्रेरित होते हैं और अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं। इसके विपरीत जब कोई अध्यापक अथवा यानी मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्रों को समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन षष्मासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है, तो इसे आकलित मूल्यांकन कहते हैं। आकलित मूल्यांकन का उद्देश्य कक्षा के सभी छात्रों को उनकी उपलब्धि के आधार पर भेद करके उन्हें उपयुक्त श्रेणी अथवा ग्रेड प्रदान करना है। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट है रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, जबकि आकलित मूल्यांकन दीर्घकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है। उदाहरणार्थ रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षक करते समय शिक्षक प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा तदनुरूप अपने शिक्षण कौशलों में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। आकलित मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी दीर्घकालीन निर्णय लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग इतना लिख देंगे इनफ होगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, इसलिए आप टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।